जहां तक देवेगौड़ा के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स का सवाल है, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट किसी को नहीं है, ना कोई उन पे सेक्युलरिज्म पे सवाल उठा सकता। कुमारस्वामी ने वाज़ेह तौर पर खुलकर कहा था कि बीजेपी के साथ जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती थी। तो क्या अब ये 24 के लिए जो हाथ मिला रहे हैं, ये गलती को रिपीट करना हुआ? अफसोस होता है कि जब यहाँ पर हमारे लीडर्स दिल्ली गए, JP नड्डा और हमारे अमित शाह से मुलाकात होती है, आप उस वक्त के फोटोज अगर देख लें तो बॉडी लैंग्वेजेस से आपको पता चल जाएगा। 2008 में भी बीजेपी के साथ JDS ने अलायंस किया था और मुस्लिम्स को मिनिस्ट्रीज भी दिए गए थे, जैसे कि ज़मीर अहमद खान ने बीजेपी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री भी एंजॉय की थी। हमने देवेगौड़ा को, कुमारस्वामी को देखा कि वो बीजेपी को कम्युनल ठहरा रहे, फैसिस्ट ठहरा रहे, लेकिन अब दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। तो क्या कुमारस्वामी देवेगौड़ा अब जय श्री राम का नारा लगाएंगे या फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी को उस पर अमल करते हुए इलेक्शन लड़ेंगे? हर वो आदमी जो इस देश से प्रेम करता है, उन तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को बचाने के लिए इस तरह की फुस्ताई ताकतों को रोका जाए, उनको कमजोर किया जाए। लेकिन इन हालात में कमजोर करने के बजाय अगर हम उनको ताकत देने का काम करने के लिए हमसे कहा जाए तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात करीब आ रहे हैं। इसकी तैयारियों के चलते मुख्तलिफ पार्टियां इलेक्शन की जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को लीड कर रही है, तो दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी मुख्तलिफ पार्टियों को अपने NDA में जमा कर रही है। कर्नाटका की रीजनल पार्टी JDS ने भी बीजेपी से हाथ मिलाया है और NDA का हिस्सा बन चुका है। जनता दल सेक्युलर JDS के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से JDS से जुड़े कई मुस्लिम लीडरान शदीद नाराज हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असदुद्दीन, जो कि JDS कर्नाटका के स्पोक्स पर्सन हैं। मोहम्मद असदुद्दीन साहब, बताइए कि देवेगौड़ा जो हैं, जो सरबराह हैं JDS पार्टी के, ये हमेशा सेक्युलरिज्म की बैटिंग करते रहे, लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि बीजेपी से हाथ मिलाने की जरूरत पड़ गई? तो इनकी सेक्युलरिज्म कहाँ गई और क्या पावर के लिए सेक्युलरिज्म को छोड़ दिया? देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊं कि जहां तक देवेगौड़ा के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स का सवाल है, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट किसी को नहीं है, ना कोई उन पे सेक्युलरिज्म पे सवाल उठा सकता। ये वो बंदे हैं जिन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने से तकरीबन 10-12 साल पहले यहाँ पे कर्नाटक में मुस्लिम्स के जो है ना को रिजर्वेशन दिया था जॉब्स में और उसके साथ में एजुकेशन में। तो ये वो कैरेक्टर हैं, इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को जो है ना क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब जो सियासी हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह के हालात हुए हैं 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद, जिस तरह का मैंडेट मिला इनको और जितनी स्ट्रेंथ कम हुई, 38 से हम 19 पे आ गए, इन हालात में देवेगौड़ा साहब ने और उसके बाद कुमारस्वामी ने और दीगर लीडर्स ने बैठकर कोई प्लानिंग की होगी, कोई उन्हें समझ में आया होगा कि शायद NDA में जाने से भला होता है, इसलिए उन्होंने लिया होगा। लेकिन इनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन ये जो 2008 में भी जो है JDS ने बीजेपी का हाथ थामा था और उसके बाद जब अलायंस खत्म हुआ था, तोड़ दिया गया था, कुमारस्वामी ने वाज़ेह तौर पर खुलकर कहा था कि बीजेपी के साथ जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती थी। तो क्या अब ये 24 के लिए जो हाथ मिला रहे हैं, ये गलती को रिपीट करना हुआ? देखिए, इस सवाल का जवाब कुमारस्वामी साहब ही दें तो ज्यादा बेहतर है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, और अगर कहा था तो आज उससे वो पलट क्यों रहे हैं, वो जवाब वही दें तो बेहतर है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, 2006 का आपने जिक्र किया, 2006 के जो हालात थे, मुल्क के हालात और फासिस्ट ताकतों का जो एजेंडा था, वो इस तरह का एजेंडा नहीं था उस वक्त में जो भी अलायंस हुआ। और दूसरी बात ये कि उस वक्त में वी वर इन ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अलायंस हुआ, हमारे एक लीडर कुमारस्वामी साहब वहां पे चीफ मिनिस्टर बने और ये स्ट्रेंथ थी हमारे पास। आज हमारी हालत क्या है? क्या इन हालात में आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अपने अलायंस पार्टनर
बीजेपी को क्या कंट्रोल कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो। उस वक्त में आपने किया। अच्छी तरह याद है हमें कि 2006 और 8 के बीच में जब बीजेपी ने जो है ना अपना बाबा बुडनगिरी का मामले में हजरत दादा मीर हयात खलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वहां पर जाकर पूजा करके कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करने की खुलेआम कोशिश की। डीवी सदानंद गौड़ा मौजूद थे, शोभा करंदलाजे मौजूद थी, शायद सीटी रवि थे। ये बड़े लीडर्स हमारे अलायंस पार्टनर के जब वहां पर गए और वहां पर कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पूजा करने की कोशिश की, कुमार स्वामी ने अलायंस पार्टनर के इतने बड़े लीडर्स को अरेस्ट भी करवाया। वी हैड पावर, वी हैड द स्ट्रेंथ। आज क्या आप उस पोजीशन में हैं? आप आज उस पोजीशन में नहीं हो। बल्कि बड़ा अफसोस होता है कि जब यहां पर हमारे लीडर्स दिल्ली गए अभी कुछ 4-6 दिन पहले, जेपी नड्डा और हमारे अमित शाह से मुलाकात होती है, आप उस वक्त के फोटोज अगर देख लें तो बॉडी लैंग्वेजेस से आपको पता चल जाएगा। तो आज की डेट में जबकि मुल्क के तमाम जो है ना अपना सेक्युलर लोगों को, हर वो आदमी जो इस देश से प्रेम करता है, उन तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को बचाने के लिए इस तरह की फुस्ताई ताकतों को रोका जाए, उनको कमजोर किया जाए। इन हालात में कमजोर करने के बजाय अगर हम उनको ताकत देने का काम करने के लिए हमसे कहा जाए तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। देखिए असदुद्दीन साहब, देखा यह जा रहा है कि जैसा आपने बताया कि 2008 में भी बीजेपी के साथ जेडीएस ने अलायंस किया था और मुस्लिम्स को मिनिस्ट्रीज भी दिए गए थे, जैसे कि जमीर अहमद खान ने बीजेपी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री भी एंजॉय की थी। और देखा जाए तो साउथ इंडिया की दीगर रियासतें जैसे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी है, उसके साथ मुसलमान हैं, और नीतीश कुमार भी जो है बीजेपी के साथ रहे, लेकिन मुसलमानों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, ना नीतीश का साथ छोड़ा, ना ही जगन रेड्डी का साथ छोड़ा। तो आप लोग क्यों जेडीएस को छोड़ रहे हैं? देखिए, जो 2006 में जो अलायंस हुआ था उस वक्त में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने जो उस वक्त मिनिस्ट्री अपना वजारत का भी जो है ना लुत्फ उठाया, आज किसी और पार्टी में आज फिर वजीर हैं, और यही सवाल वो भी कर रहे हैं कि भाई जनता दल सेक्युलर को अपने नाम से एस निकाल देना चाहिए वगैरह। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी इस मसले पर बात करने की खत्म हो चुकी है। अगर उन्होंने 2006 में ही अगर ये बात की होती तो और उसके बाद आज करते तो उनकी बात जो है ना काबिल कबूल होती। खैर, जहां तक दीगर जो है ना अपना रियासतों में उनका एनडीए, वहाँ की रीजनल पार्टीज का एनडीए का अलायंस पार्टनर होना और मुसलमानों का उनके साथ न छोड़ना, ये बात है, तो खैर वो वहाँ की अपनी बात है। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद जैसे खासतौर पे आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, काफी कम तादाद में मुसलमान हैं। रीजनल पार्टीज का अपना एक वजूद है। रीजनल पार्टीज ने हमेशा जो है ना अपना सभी कम्युनिटीज के इंटरेस्ट की जो है ना हिफाजत की है। लेकिन आज 2024 का जो इलेक्शन है, ये देश एक दोराहे पर खड़ा है। आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा वाज़ेह है, वो क्या करना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने तमाम जो है ना अपना जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। कई इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं। वो जिस तरह रास्ते पर जा रहे हैं और 2025 में एक आरएसएस का 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। बीजेपी कुछ एजेंडा रखती है कि उस वक्त आरएसएस को कुछ गिफ्ट दे। बहुत सारे उनके प्लान्स हैं। मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाए जाने का प्लान है। इन हालात में हम ऐसी ताकतों को जो है ना अपनी के लिए अपनी एनर्जी, अपनी सलाहियतें या अपना वोट नहीं दे सकते जो देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। और यहां पर अगर अलायंस भी होता है, एक सवाल ये है कि आज आपके कितने एमएलए हैं? 19। कितनी सीट्स की आप डिमांड कर सकते हो? कितनी सीट्स की? आपकी डिमांड कुछ भी हो सकती है। अल्टीमेटली बीजेपी आपके साथ जो है ना क्या सुलूक करने वाली है, कितने सीट्स आपको मिलेंगी, आप इन तमाम पर गौर कीजिए। अब उसके बाद क्या जरूरी है कि आप वही सीटें जीतें? इख्तिदार आएगा जाएगा, लेकिन आपके अपने जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं वो आज दांव पे लगे हैं। हमें भी सोचना पड़ता है कि भाई कुछ लीडर्स ने हमसे कांटेक्ट भी किया इंडिविजुअली और ये कहा कि ये सारी चीजें बताएं, पहले नीतीश, पहले एमके स्टालिन, वो तमाम उधर थे, ये सारी चीजें थी और इससे पहले भी अलायंस हुआ था। तो दरअसल और हमने जवाब उन्हें यही दिया कि भाई सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने जमीर को कैसे समझाएं। ये सारी बातें जमीर को नहीं समझाया जा सकता। उसके बाद कम्युनिटी को क्या कहा जाए, वो कन्विक्शन हम में कहां से आएगा? तो ये इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। वो दूसरी जगहों पर जो कुछ हो रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में वहां पर भी जितने सेक्युलर लोग हैं और माइनॉरिटीज भी, ये तमाम लोग
एनडीए का साथ नहीं देंगे, मुझे पूरा यकीन है। असदुद्दीन साहब, अब सुनने में यह आ रहा है कि कई मुस्लिम लीडरान जो जेडीएस में हैं या थे, ये लोग कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जेडीएस से जो जोड़े मुस्लिम हैं उन्होंने कांग्रेस को इंटेंसली डिसलाइक किया है, यानी शिद्दत से उससे नफरत की है कांग्रेस से। अब उसी पार्टी की तरफ कदम बढ़ाना कैसा है कि एक तरफ ये कहा गया जेडीएस के मुस्लिम लीडरान की जानिब से कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, तो उसी पार्टी की तरफ जाना क्या मुसलमानों के लिए अब खतरा या नुकसान नहीं लग रहा? देखिए, आपके सवाल के पीछे अजम्पशन ये है कि कर्नाटका में अब जेडीएस से जो लोग नाराज होकर जो है ना अपना बाहर चले जाएंगे, अभी हालांकि तय नहीं हुआ है, अगर वैसी सिचुएशन आती है तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कांग्रेस। आपका ये अजम्पशन है। अभी हमने किसी ने भी कांग्रेस या कोई और पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, बल्कि हमने फैसला रिजाइन करने के बारे में भी नहीं किया है। दरअसल हम एक तजब्जुब का शिकार हैं। हम बेंगलुरु में अगले महीने के पहले हफ्ते में मिलेंगे और उसके बाद हम उस वक्त फैसला लेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, इंडिविजुअली मेरा अपना यह मानना है कि कांग्रेस में जो लोग अगर जाना भी चाह रहे हैं, ठीक है, उनका अपना मर्जी की बात है, हम अपनी कोई मर्जी किसी पर थोपने वाले नहीं है। इंडिविजुअली मेरा अपना सोचना यह है कि कांग्रेस हैज एन अबंडेंस ऑफ मुस्लिम फेसेस। कांग्रेस के पास सारे मुस्लिम वोट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। वहां पर जाने के बाद कांग्रेस हैज टेकन द मुस्लिम्स फॉर ग्रांटेड। जिस तरह का उसका रवैया रहा है, अरे मुस्लिम कम्युनिटी ने आपको 88 से 90% वोट डाले, आपने क्या किया? आपने प्रॉमिस किया था कि 10,000 करोड़ रुपए का माइनॉरिटीज के लिए फंड्स एलोकेट करेंगे, आपने दिए सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद 6 जो है ना एमएलसीज बनाए जाते हैं, 3 इलेक्ट होते हैं, 3 नॉमिनेटेड होते हैं, आपने एक भी मुस्लिम को नहीं बनाया, क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी को अपने जो है ना अपनी जेब में समझ रहे हैं। और ये होगा, ये नेचुरल है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि मुस्लिम्स के सामने ऑप्शंस नहीं है। मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि आप अपने ऑप्शंस को कभी क्लोज मत कीजिए। आज भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शंस की अहमियत को समझिए। आपके अपने कम्युनिटी लीडर्स, उनमें अगर इतनी दूरबीनी मौजूद होती कि भाई हमारे तमाम अंडे हम एक ही बास्केट में डालेंगे और वो अगर बास्केट गिरेगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे, ये चीज उस चीज को महसूस नहीं कर पाए। इन्होंने खुल के कांग्रेस का साथ दिया। जबकि कुमार स्वामी की मैं आज भी तारीफ करूंगा, ही हैड द मॉरल इंटेग्रिटी, कन्विक्शन एंड करेज टू से कि भाई जहां पे कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, मुस्लिम भाइयों आप उन्हें वोट दो, जहां जेडीएस मजबूत हो आप उन्हें वोट दो। कोई कांग्रेस का लीडर ये बात नहीं करता। एक इतना जो है ना अपना सेक्युलर टू द कोर, वो बंदा भी इतना बात करने के बावजूद हमने क्या किया? हमने अपने ऑप्शंस को क्लोज किया। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा हमदर्द, जब हमारे खिलाफ हिजाब का मसला उठाया गया, झटका, हलाल, फला, तमाम इश्यूज, नॉन इश्यूज उठाए जा रहे थे, उस वक्त में कुमार स्वामी अकेला लीडर था जो हमारी कम्युनिटी के साथ खड़ा था। उसने हमारी कम्युनिटी को हिम्मत दी उस वक्त में कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कांग्रेस लीडर्स टोटली खामोश थे। क्या हमने रेसिप्रोकेट किया? क्या हम आज अपने वोटिंग पैटर्न की वजह से एक अपने हमदर्द को नहीं खो रहे हैं? क्या हमारा वो फैसला सही था? मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूं। मेरा जस्ट एक सवाल है इन तमाम जिम्मेदारों से जिन्होंने लीड ली थी, उन तमाम मुहाजों से, उन तमाम जो है ना हमारे अकाबिरीन से सवाल है कि क्या हमने ये सही किया? और अगर ये सही किया तो नताइज, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 1 साल 2 साल बाद आप सारे लोग पछताओगे, क्योंकि ऑप्शंस आप क्लोज कर देते हो, मतलब आपका खात्मा आया, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। एक दूसरी कम्युनिटीज को देख लीजिए जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के लेवल पे कांग्रेस का साथ नहीं दिया, लेकिन एक कम्युनिटी को 8 मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, 80% किसी कम्युनिटी ने नहीं दिया। जो भी परसेंटेज में उन्होंने दिया होगा, 8 मिनिस्टर उनके बनते हैं। एक कम्युनिटी के 5 बनते हैं कि 6 बनते हैं। वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं और ये उन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल ना करें, उनको खुश रखा जाए, उन्हें ये तमाम दिया जाता है। आपने अपने ऑप्शंस क्लोज कर लिए हैं। समझिए, फ्यूचर बहुत ही जो है ना जिस तरह का भी आएगा, हमारे पास सियासी हिकमत, सियासी तदब्बुर और दूरबीनी होगी। आज भी वक्त नहीं गुजरा है, आज भी वक्त नहीं गुजरा है। सोचिए, इस पे गौर कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। अगर सही रास्ता लग रहा है, ठीक है, उसी रास्ते पर ले जाइए कम्युनिटी को, लेकिन सवाल किया जाएगा, चाहे वो कोई मिल्ली अकाबिरीन हो, कोई महाज हो। जहां पे गलती होगी सवाल किया जाएगा। आपकी अपनी जिम्मेदारियों को आप समझिए, ऑप्शंस को क्लोज मत कीजिए। कुमार स्वामी उस वक्त में भी आपके पास आकर आपके उलमा के साथ उन्होंने मीटिंग्स की थी
और जिस वक्त में यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा रहा था, गांधी के इस देश में कुवेंपु की ये रियासत, इसको गोडसे की रियासत में तब्दील करने की कोशिश हो रही थी। उस वक्त में भी सबसे पहले इस देश को, इस रियासत को सर्वजनांगत शांति या तोटा बनाना है, ये कॉन्सेप्ट भी देने वाला कुमारस्वामी था। लेकिन हम उनके इस फैसले से नाराज हैं जो अलायंस में है, हम मुखालिफत करते हैं। मेरा सवाल कम्युनिटी से इस पे गौर करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं। ये अब जिस तरह जो है मुस्लिम क़ियादत जेडीएस से निकल रही है, छोड़ रही है जेडीएस पार्टी को बीजेपी के अलायंस की वजह से, तो अगर इस तरह होता है, यानी सारे मुस्लिम्स बाहर निकल जाते हैं और एक बड़ी तादाद में सेक्युलर अफराद भी निकल जाते हैं गैर मुस्लिम्स जेडीएस से जुड़े, तो जेडीएस तो अब एनडीए का, बीजेपी का हिस्सा है। तो जो वकलिका का जो बेल्ट है, वकलिका कम्युनिटी का जो बेल्ट है, चाहे कोलार हो, रियासत के मंडिया हो, तुमकुर, इस तरह के अजला जहां पर वकलिका ज्यादा हैं, वहां पर पोलराइजेशन का खतरा मजीद बढ़ने के इम्कानात हो सकते हैं, इस तरह का एनालिसिस का कहना है। नहीं, ये जो सोच है ये गलत है। बहुत सारे उनमें सेक्ट्स हैं, कुछ सेक्ट्स कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं, कुछ लोग बीजेपी की तरफ जा चुके हैं और कुछ लोग जो है ना अपना आज भी जनता दल सेक्युलर के साथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई पोलराइजेशन होगा, क्योंकि कांग्रेस भी अभी अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, पोलराइजेशन के चांसेस मैं बहुत ही कम देखता हूं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि हमारे अपने फैसले, हमारे अपने मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर क्या इम्पैक्ट करेंगे, इसमें सीरियसली डिस्कशन होना चाहिए। किसी तरह की जज्बातियत इसमें शामिल ना हो। सारे अकाबिरीन बैठे अपने 2023 के इलेक्शन में अपने रोल पे को डिस्कस करें, उसके नताइज क्या है, उसको पे एहतसाब हो, इंट्रोस्पेक्शन हो, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं। अभी भी वक्त बचा है, अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत डालिए। ये हमने देवेगौड़ा को, कुमारस्वामी को देखा कि वो बीजेपी को कम्युनल ठहरा रहे थे, फैसिस्ट ठहरा रहे थे, और दूसरी जानिब बीजेपी ने जेडीएस पर करप्ट होने का और परिवारवाद का इल्जाम लगाया था। लेकिन अब दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, तो क्या कुमारस्वामी, देवेगौड़ा अब जय श्री राम का नारा लगाएंगे या फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी को उस पर अमल करते हुए इलेक्शन लड़ेंगे? अभी देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इल्जामात लगाना, फिर उसके बाद उन्हीं के साथ में अलायंस करना कोई नई चीज नहीं है हमारे देश की सियासत में। शिवसेना को आप देख सकते हो, वहां पर किस तरह जो है ना वो तमाम एक दूसरे के सगे भाई थे, आज एक दूसरे को सबक सिखाने पे तुले हुए हैं। खुद अपना पीडीपी के साथ बीजेपी ने अलायंस किया, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ में, क्या क्या इल्जामात उन पर नहीं लगाए गए थे। ये तमाम चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब क्या ये लोग भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे या क्या करेंगे? जय श्री राम का नारा एक्चुअली जो है ना एक धार्मिक नारा है, ठीक है, तो अगर कोई लगाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी नारे को जब तशद्दुद के इस्तेमाल करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, तब सारे मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, जय श्री राम का नारा कोई अपना हिंदू लगाता है, बहुत अच्छी बात है, लगाए, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में लगाया जा रहा है? प्यार मोहब्बत फैलाने के लिए या नफरत बढ़ाने के लिए, लोगों को डराने के लिए? ये चीजें हैं। तो वो जहां तक जनता दल सेक्युलर की बात है, मैं आज भी कहूंगा कि जनता दल सेक्युलर सिर्फ नाम की नहीं, प्रैक्टिकली सेक्युलर थी। उसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, और उनका अपना कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लिए, उनकी तड़प, और पिछले 2-3 सालों में खास तौर पे हर इश्यू पे आपके साथ उनका खड़ा होना, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ में अगर कुछ होता वो लोग खड़े होते थे। मुझको जो पार्टी मुसलमानों की हमदर्द अपने आप को कहती थी, उसने सिंपल सा कैलकुलेशन किया कि हम यहाँ पर हिजाब के मामले में कुछ मुखालिफत करेंगे, यूपी में कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं। उनकी सारी कैलकुलेशंस होते हैं, सियासी मफादात के लिए उनके स्टैंड्स होते हैं। लेकिन जनता दल सेक्युलर ने अपने सियासी मफादात को नजर में रख के कभी स्टैंड नहीं लिया, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से किया। लेकिन आज जो हालात हुए हैं, इन हालात में उन लोगों ने क्या सोचा वो बेहतर जानते हैं। ये जो अलायंस का मामला है उन्होंने क्यों तय किया वो बेहतर जानते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। ये एक आखिरी और अहम सवाल असदुद्दीन साहब, इलेक्शंस में जब नाकाम रही जेडीएस, 38 से 19 सीट हो गए, इलेक्शंस के बाद साबिक वजीर आला और जेडीएस के सरबराह कुमारस्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही मुस्लिम्स के साथ रहा, लेकिन मुसलमानों ने जेडीएस का या कुमारस्वामी का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में उनकी हार हुई। तो आपको क्या लगता है कि चन्नपटना में कुमारस्वामी जीते और 19 कॉन्स्टिट्यूंसीज में
कुमारस्वामी समेत जेडीएस के कैंडिडेट्स जीते, ये क्या मुसलमानों के साथ के बगैर, मुसलमानों के वोटों के बगैर ही ये कामयाबी मिली आपको? ये कैसा स्टेटमेंट है? नहीं, देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नो डाउट मुसलमानों ने जनता दल सेक्युलर का साथ दिया है। इवन चन्नपटना की मैं बात करूं, वहां पर भी कुमारस्वामी को एक अच्छी खासी तादाद में मुसलमानों के वोट मिले हैं। आप देवदुर्गा चले जाएं, करेम्मा जो हमारी अभी सिटिंग एमएलए हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है, मुसलमान ने उन्हें खुलकर उनका साथ दिया है। अब उसके साथ बालकृष्ण साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चले जाइए, या फिर अपना रमेश बाबू, सुरेश बाबू, अभी हमारे एक एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, वहां पर भी उनका अपना कई जगहों पर, या सिलगट्टा चले जाइए, वहां के मुसलमानों ने बीएन रवि कुमार का खुल के साथ दिया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नो डाउट मुसलमानों ने साथ दिया है। और मेरा अपना इंडिविजुअली ये मानना है कि किसने साथ दिया या ना दिया, ये चीजें सेकेंडरी होती हैं, आइडियोलॉजी प्राइमरी होती है। ठीक है, आइडियोलॉजी प्राइमरी होती है। जिस तरह से मैंने अपनी कम्युनिटी लीडर्स को इंट्रोस्पेक्शन करने का मशवरा दिया, मैं अपने लीडर्स को भी मशवरा देना चाहूंगा, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। किसी ने वोट नहीं दिया, अगर मैं कोई एक दुकान का अगर लगाकर बैठा रहूं और दूसरी दुकान पर ही ज्यादा सारे कस्टमर जाते हों, मेरे पास ना आते हों, तो मेरे लिए सही तरीका क्या है कि मैं अपने कस्टमर्स को गुस्सा करूं, इल्जामात लगाऊं? नहीं, मुझे ये सोचना होगा कि ये क्या वजूहत है कि दूसरा दुकानदार कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। सोचिए इसके बारे में। जब आप सोचेंगे उसके बाद अपने आप में मैं अपनी इंप्रूवमेंट लाऊंगा, मेरी अपनी दुकान भी अच्छे से चलेगी। मैं जब ब्लेम करता बैठा रहूंगा, बाकी के कस्टमर्स जो आने का पोटेंशियल है वो भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिकल चीज यही है कि पार्टी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मुसलमानों के पास क्या हमने सही ढंग से अप्रोच किया, क्या उस लेवल पे हमने काम किया जिस लेवल पे जो है ना काम करने की जरूरत थी। जब कांग्रेस ने इल्जामात लगाए कि ये बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने वो सही तरीके से अपना कैंपेन चलाया, उसी शिद्दत का, उसी लेवल का कैंपेन हमने उसको काउंटर करने के लिए चलाया। और करने की जरूरत है। क्या हमारे पास कम्युनिटी की आउटरीच उसी तरह की हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी? क्या ग्राउंड लेवल पे हमने जहनसाजी करने की कोशिश की? हालांकि प्रोपोजल्स दिए गए थे, 3-4 साल से प्रोपोजल्स दिए जा रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे जहनसाजी करने की जरूरत है और ये काम किया जा सकता है। उस वक्त क्या हमने ये किया? इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। पार्टी भी इंट्रोस्पेक्ट करे, कम्युनिटी भी इंट्रोस्पेक्ट करे और एक दूसरे को ब्लेम ना किया जाए। परिस्थितियां पैदा होती हैं, जब परिस्थिति पैदा हो गई तो उस परिस्थिति को क्रिएट करने में हमारा कुछ रोल हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति को, सिचुएशन पे रिएक्ट करने का कंट्रोल हमारे पास, हर आदमी के पास है, हर पार्टी के पास है, हर लीडर के पास है। हाउ टू रिएक्ट, वो चीजों में गलतियां हुई हैं, पार्टी से भी हुई है, कम्युनिटी की तरफ से भी हुई है। इस पे दोनों को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद असदुद्दीन, ये जेडीएस के स्पोक्स पर्सन हैं। बात कर रहे थे बीजेपी और जेडीएस के दरमियान जो अलायंस हुआ है उसके मुताल्लिक कि एक बड़ी तादाद में जेडीएस से जुड़े मुसलमान शिद्दत से नाराज हैं देवेगौड़ा और कुमारस्वामी की क़ियादत की कि वो उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को पावर के लिए बाजू रखा। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।